अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये क्लास फर्स्ट ईयर है, इकोनॉमिक्स है, चैप्टर नंबर 2 है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आपने इनको याद करना है। ये टोटल 16 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो रवैया सारिफ है। ठीक है, देखें, हर शख्स के लिए जो ख्वाहिशात हैं वो लातादाद होती हैं और ज़राए महदूद होते हैं। इंसान कोशिश करता है कि महदूद ज़राए को इस तरह से इस्तेमाल करे कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात को पूरा कर सके, और इसी को रवैया सारिफ कहते हैं। ठीक है, मुआशी और गैर मुआशी हाजात या मुआशी और गैर मुआशी अशिया क्या होती हैं? देखें, हम मुआशी अशिया ऐसी अशिया जिनके लिए पैसे खर्च करने पड़े, जद्दोजहद करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, मुआशी अशिया कहलाती हैं। और ऐसी अशिया जिनके लिए मेहनत न करनी पड़े, जद्दोजहद न करनी पड़े, पैसे ना खर्च करने पड़े, हमारे लिए क्या कहलाती हैं? गैर मुआशी हाजात या अशिया कहलाती हैं। अब कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए हम पैसे खर्च करते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान के लिए। और गैर मुआशी अशिया कौन सी हैं? जैसे सूरज की रोशनी और बारिश का पानी और माँ की ममता वगैरह जो है वो गैर मुआशी है, इसके लिए हम पैसे नहीं देते। ठीक है, ज़रूरियात और आसाइशात क्या होती हैं? ऐसी अशिया जिन जो हमारी ज़िंदगी के लिए लाजमी हो, जिसके बगैर ज़िंदा ना रहा जा सके, ज़रूरियात कहलाती हैं। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इनके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है, आसाइशात क्या है? ऐसी अशिया जो इंसान को सहल पहुँचाए, सुकून पहुँचाए, तस्कीन पहुँचाए, तो वो आसाइशात कहलाती हैं, जो ज़िंदगी को सुकून पहुँचाएँ। जैसे हमारे पास गाड़ी है, जैसे मोबाइल है, ठीक है, और हमारे पास कूलर, पंखा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंसानी ज़िंदगी को सहल, सुकून तो पहुँचाती है, लेकिन इनके बगैर इंसान ज़िंदा रह सकता है। ठीक है, उसके बाद है इंसानी हाजात। इंसानी हाजात को दो तरीक़ों से पूरा किया जा सकता है, मादी और गैर मादी अशिया से, जो इंसान की तस्कीन का ज़रिया बनते हैं। ठीक है, मादी अशिया कौन सी होती हैं? ऐसी अशिया जो हुजम रखती हैं, वज़न रखती हैं, जगह घेरती हैं, मादी अशिया कहलाती है। गैर मादी ऐसी अशिया जो हुजम नहीं रखती, वज़न नहीं रखती, जगह नहीं घेरती, गैर मादी अशिया कहलाती है। अब गैर मादी अशिया कौन सी है? जैसे खिदमात हैं, उस्ताद का पढ़ाना है, वकील का केस की सुनवाई करना है, ठीक है, और जज का फैसला सुनाना है। मादी अशिया तो वो हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान या किताबें, फर्नीचर वगैरह जो हमें नज़र आता है, जो जगह भी घेरता है। ठीक है, उसके बाद है अशिया सारफीन। ऐसी अशिया जो इंसान को बराह रास्त तस्कीन दे, अशिया सारफीन कहलाता है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को बराह रास्त तस्कीन देती हैं। ठीक है जी, तो 7वें नंबर पे है अशिया सरमाया। ऐसी अशिया जो इंसान को बराह रास्त तस्कीन तो ना दे, लेकिन उससे मज़ीद अशिया बनाई जा सके, अशिया सरमाया कहलाती हैं। जैसे ईंटें, सीमेंट, बजरी, ये हमारे बराह रास्त तो किसी काम की नहीं है, लेकिन इनसे मज़ीद अशिया, यानी कि इनसे मकान बना के हम उस पर रह सकते हैं, तो वो हमें फ़ायदा दे सकती है। ठीक है, उसके बाद है अफादा और फ़ायदामंदी। अफादा और फ़ायदामंदी क्या है? किसी शय की वो वस्फ या खूबी जो इंसानी तस्कीन का ज़रिया बने, अफादा कहलाती है। फ़ायदा मंदी क्या होती है? देखिए, शराब में अफादा है, सुकून है, तस्कीन है, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इंसानी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 9 है। इब्तदाई अफादा क्या होता है? कुल अफादा क्या होता है? मुख्ततम अफादा क्या होता है? किसी शय की पहली इकाई को इस्तेमाल करने पर जो अफादा हासिल होता है उसे इब्तदाई अफादा कहलाता है। किसी शय की तमाम इकाइयों को इस्तेमाल करने पर जो अफादा हासिल होता है उसे कुल अफादा कहते हैं। किसी शय की अगली या आखिरी इकाई को इस्तेमाल करने पर जो अफादा हासिल होता है उसे हम मुख्ततम अफादा कहते हैं। इसी तरह मनफी अफादा क्या होता है? कि जब किसी शय की लगातार इस्तेमाल किया जाए और एक हद से बढ़ा दिया जाए तो उस पर जो नुकसान पहुंचता है वो मनफी अफादा कहलाता है। तो वो भी याद रखिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ये अहम है, और मनफी अफादे वाला सवाल भी आ सकता है। ठीक है, उसी तरह फिर है हमारे पास कानून तकलील अफादा मुख्ततम क्या है? देखें, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब किसी शय का मुसलसल और लगातार इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मुख्ततम अफादा बतदरीज कम होना शुरू हो जाता है और हत्ता के सिफर हो जाता है। उसके बाद भी इस्तेमाल करें तो मनफी में चला जाता है। तो ये इसकी मुकम्मल डेफिनेशन है। ठीक है, सवाल नंबर 11 है कि इसकी हद बंदियाँ, मुस्तशनियात, हदूद कौन सी हैं? तो पहले मतलब ये जो कानून है, कानून तकलील अफादा मुख्ततम, ये किन पे लागू नहीं होता? तो इसमें इल्म फ़न पे लागू नहीं होता, मालोज़ार पे लागू नहीं होता, तारीख़ी नवातरात पे लागू नहीं होता, नशावर अद्वियात पे लागू नहीं होता। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कानून मसावी अफादा मुख्ततम,
تو ہم اسے اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایک صارف اپنے خرچ کو بدل بدل کر مختلف اکائیوں پہ اس طرح خرچ کرتا ہے کہ اس کا کل افادہ زیادہ سے زیادہ اور مختلف افادہ آپس میں برابر ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی مکمل ڈیفینیشن ہے. ایک صارف اپنے خرچ کو بدل بدل کر مختلف اکائیوں پہ اس طرح خرچ کرتا ہے کہ اس کا کل افادہ زیادہ سے زیادہ اور مختتم افادہ آپس میں برابر ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے صارف کا توازن. صارف کے توازن میں ہم یہ دیکھتے ہیں جب کسی شے کا کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہو اور مختتم افادہ شے کی قیمت کے برابر ہو تو اسے صارف کا توازن کہتے ہیں. چلیے آسان کر دیتے ہیں ہم اس کو. صارف کا توازن کیا ہوتا ہے؟ صارف کے توازن میں جب کوئی شخص خرید کردہ شے کا کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہو، ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو کہتا ہے کہ اس کا کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہو لیکن مختتم افادہ اس شے کی قیمت کے برابر ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے نیکسٹ ہمارے پاس خطوط عدم ترجیح. تو خطوط عدم ترجیح سے مراد ایک ایسا خط ہے جو ایک صارف کو دو اشیاء کے مختلف جوڑوں سے یکساں تسکین فراہم کرنے والے نکات کو ملانے سے حاصل ہوتا ہے. ان کے مابین غیر جانبدار بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے اور ڈیفینیشن کو آپ کو پتا ہے کہ ویسے ہی یاد کرنی پڑے گی تو ہم اسے ایک دفعہ اور رپیٹ کر دیتے ہیں. خط عدم ترجیح سے مراد ایک ایسا خط ہے جو ایک صارف کو دو اشیاء کے مختلف جوڑوں سے یکساں تسکین فراہم کرنے والے نکات کو ملانے سے حاصل ہوتا ہے اور ان کے درمیان غیر جانبدار رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جی خطوط عدم ترجیح کی خصوصیات ہیں. تو دیکھتے ہیں خطوط عدم ترجیح کی پہلی خصوصیات یہ ہے کہ یہ خط اوپر سے نیچے اور بائیں سے دائیں حرکت کرتے ہیں پہلے نمبر پہ. ٹھیک ہے، یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ خط مبدا کی طرف محدب ہوتے ہیں. تیسرا، عدم ترجیح کے دونوں خطوط ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے. اور چوتھا ہے ہمارے پاس خطوط عدم ترجیح کے اوپر والا خط پر بننے والا جوڑا نیچے والے خط کے مقابلے میں زیادہ تسکین فراہم کرتا ہے. اور پانچواں ہے یہ ضروری نہیں کہ خطوط عدم ترجیح کے تمام خطوط یا مختلف خطوط ایک دوسرے کے مساوی ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس مختتم شرح استبدال. تو مختتم شرح استبدال میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی ڈیفینیشن جو بنتی ہے ہمارے پاس کسی شے کی ایک زائد اکائی حاصل کرنے کے لیے صارف کو کسی شے کی دوسری شے کی جتنی مقدار یا اکائیاں چھوڑنی پڑ جائیں لیکن شرط یہ ہے کہ نیا مجموعہ بھی جو نیا مجموعہ ہے وہ بھی صارف کو پہلے جتنی ہی تسکین فراہم کرے. تو اسے ہم کہتے ہیں مختتم شرح استبدال. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ دوسرے چیپٹر کے شارٹ کویسچن ہیں، انہیں بھی تیار کریں. اور اگر آپ مجھے ان شارٹ کویسچن کا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو گروپ میں ضرور اس کو آپ مینشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.